नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने अपने प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका ये भी तय किया गया है। इसके साथ ही पशुपति पारस ने कहा है कि हमने बिना शर्त के एनडीए को समर्थन दिया है, लेकिन गठबंधन का भी अधिकार बनता है कि हमें बिहार विधानसभा के उपचुनाव में एक सीट दे। जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार थे तो हम लोगों ने समर्थन दिया और आज खासकर 2029 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे हमारी पार्टी अपने जिला अध्यक्षों से, प्रदेश पदाधिकारियों से राय ले रहे हैं हमारी पार्टी को क्या राय है, और हम 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। उसके तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। समय बताएगा, सब समय आएगा करना है नहीं करना है, लेकिन हम आपके संगठन को मजबूत करें। आज के मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि बिहार में चौकीदार, लगातार जो पहले जो हमारे जाति का जो पासवान जाति का जो था, पासवान जाति के लोग और बिहार के कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ कृषि मंत्री ने बैठक की और इस कड़ी में बिहार सरकार के कृषि मंत्री बारिश नहीं होने के कारण किसानों को डीजल अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में 150 करोड़ रुपए की राशि डीजल अनुदान के लिए सरकार खर्च कर रही है। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीजल अनुदान के लिए बिहार के 18 जिलों में 60% से अधिक धान की रोपनी भी हो चुकी है। आज उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के साथ एक दिवसीय बैठक रखी गई है। हम सब लोग को मालूम है कि बिहार राज्य में फल का औसतन 5,59,000 मैट्रिक टन का उत्पादन होता है। सब्जी का 18,21,000 मैट्रिक टन का उत्पादन होता है और आलू का 9,75,000 मैट्रिक टन का उत्पादन होता है, जो देश में तीसरा स्थान रखता है। तो कुल मिला के फल हो या सब्जी हो, इन सारे और अन्य फसल हो, इनका बड़ा उत्पादन बिहार के अंदर किसानों के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका भंडारण ठीक से करना और उसके विपणन के लिए किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना, यह कृषि विभाग की हमारी जिम्मेवारी है। और इसी दृष्टि से कोल्ड स्टोरेज का बहुत महत्व है कृषि के क्षेत्र। और गया में राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने बिहार में 65% आरक्षण नहीं मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए सवाल उठाया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी दलितों और पिछड़ों के हित के लिए फैसला लेते हैं तो उनके साथ बैठे कौन लोग हैं जो न्यायालय के शरण में जाते हैं। इशारों में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कि मुझे जहां तक याद है कि जब तेजस्वी जी और नीतीश जी एक साथ बिहार में सरकार चला रहे थे तो जातीय जनगणना हुई थी और जातीय जनगणना में यह तय की गई थी कि बिहार में कौन सी जाति की आबादी कितनी है, उनके रहन सहन क्या है, मकान है, एजुकेशन है, किस किस चीज़ की कमी है, ये सारे चीज़ को देखते हुए और हम लोग नए सिरे से योजना को लाएंगे और समान एक बराबर में सबको हम लोग स्थापित करना चाहते थे। उसी के तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में यह फैसला लिया महागठबंधन की सरकार में कि 50% रिजर्वेशन को बढ़ा करके हम लोग 65% करेंगे। और जब वो लागू हुआ तो सभी विभागों में कर्मचारियों से लेकर के अधिकारियों तक की जो है उसका फायदा हुआ। और मुझे ये कहते हुए कतई हिचक नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तेजस्वी जी ने ये आगाह किया था कि हो सकता है कि कई लोग जो हैं इसका न्यायालय का शरण लेंगे। खैर
हम बिहार के लोगों से जानना चाहते हैं, हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब जब आपके कैबिनेट में दलितों के लिए कोई फैसला होता है, पिछड़ों के लिए कोई फैसला होता है, तो ये कौन लोग हैं जो न्यायालय का दरवाजा ठकठकाते हैं? क्योंकि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में पटना के विद्यापति भवन में प्रतिकार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पटना की मेयर सीता साहू के साथ बिहार के अलग अलग जिलों से आए मेयर, स्थायी समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान पटना की मेयर सीता साहू ने कहा कि सरकार हम लोगों के हक का हनन कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार मान जाती है तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, नहीं तो हाई कोर्ट तक जाएंगे। 9 अगस्त को नगर विकास विभाग के साथ बैठक होगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार फैसला नहीं लेती है, सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, तो उसके बाद कोर्ट का रुख किया जाएगा। ये सरकार हम लोगों का हक का हनन कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार मान जाती है तो फिर हम लोग लड़ाई खत्म, नहीं तो फिर आगे तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। क्या चाहती हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार बात मान ले, और मान भी गई है, थोड़ा बहुत बात माना गया है। कल रात हम लोग वार्ता हुआ तो सरकार हम लोग बात मानी है। अभी कौन कौन लोग बैठक में शामिल हुए, कहाँ से? रात में हम लोग नगर विकास गए हुए थे तो हम लोग को पॉजिटिव मिला। अभी बैठक में कौन कौन लोग? सारे यहाँ बिहार के मेयर लोग रहेंगे, जो मेयर पति हैं, स्थायी समिति के सदस्यगण हैं, जिला परिषद के हैं, मेयर सभापति। देखिए, दिनांक 23 जुलाई 2024 का वो दिन जिस दिन बिहार विधानमंडल में नगर पालिका के विरोध में एक विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया और उस विधेयक के माध्यम से नगर पालिका की शक्तियों को छीना गया। भोजपुर समाहरणालय परिसर में दीदी की रसोई का उद्घाटन एमएलसी राधाचरण सेठ, भगवान सिंह कुशवाहा और डीएम राजकुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर राधाचरण सेठ ने कहा कि ये जिला प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है। दीदी की रसोई में काफी लोग जलपान करेंगे। डीएम राजकुमार ने कहा कि अस्पताल सहित कई जगहों पर दीदी की रसोई चल रही है। जो भी यहाँ सामग्री बनती है वो 100% शुद्ध रहती है। मौके पर नगर आयुक्त निरोज भगत, समाजसेवी कन्हैया रमेश सिंह सहित काफी संख्या में जीविका के सदस्य मौजूद रहे। दीदी का जो रसोई डीएम साहब के द्वारा चयनित किया गया है, वो यहाँ के जनता जनार्दन के सुख सुविधा के लिए कि मैंने ताज़ा नाश्ता मिले, जो भी बगल में शौचालय भी 4 गो बना हुआ है। यहाँ के लोगों को शौचालय का भी मैंने बहुत दिक्कत था। मैं आभारी हूँ माननीय विधान पार्षद से राधाचरण सेठ जी के, जिन्होंने अपने कोष से इस दीदी की रसोई का बिल्डिंग बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराया। आज उसका उद्घाटन हम लोग द्वारा किया गया है। इससे समाहरणालय में आने वाली जो जनता है, आम जनता, उसको जो दीदी की रसोई का लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ शौचालय का भी निर्माण किया गया है, ताकि जो बाहर से जनता आती है उनको किसी प्रकार के यूटिलिटी का दिक्कत न हो। महिलाएँ विशेषकर आती हैं, उनके लिए भी अलग शौचालय। मधुबनी में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक आज एक निजी होटल में की गई, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार भी शिरकत करने पहुंचे। कार्य समिति की बैठक में जिले के विधायक, एमएलसी और कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। मंत्री जनक चमार ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है और विकास की गति और तेज हुई है। साथ ही बिहार की जनता ने 175 विधानसभा में लोकसभा चुनाव में एनडीए को लीड कराया है, इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 200 पार का लक्ष्य रखा है। जनता पार्टी के तत्वाधान में पूरे बिहार प्रदेश में जिला स्तरीय विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक निरंतर चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार प्रदेश के साथ साथ यहाँ के स्थानीय हमारे सभी सम्मानित माननीय विधायक मौजूद है, संगठन के जिम्मेवार साथी मौजूद है। आगामी कार्यक्रम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं को हम जमीन पर ले जाएंगे। जनता पार्टी के तत्वाधान में पूरे बिहार प्रदेश में जिला स्तरीय विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक निरंतर। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ
बदलाव किए गए हैं। विभाग में पहले जो काम हुए उस पर कुछ सवाल उठ रहे थे। 2-3 पुल गिर गए थे। अब मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने पर अररिया में जो पुल गिरा था उसका वीडियो काफी वायरल हुआ। इस मामले में जो संबंधित पदाधिकारी निलंबित किए गए थे, NIT, IIT और तकनीकी विशेषज्ञों से भी इसकी जांच कराई गई थी। 15 से 20 साल बाद मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से विभाग की गड़बड़ी की जांच कर रहा है। पारदर्शिता को दिखाने के लिए जांच मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से कराई जा रही है। जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए ACS साहब आए तो इन्होंने माना कि PMGSY में जो हम पैसा देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उस PMGSY के पैसे की लगभग जो परसेंटेज है वो 12% या 14% जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सेट किया है, वो एक मानक था। बट हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट प्लान से जो पैसा दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा था, वो परसेंटेज ज्यादा था। तो ACS ने कहा कि ACS साहब का ये निर्णय हुआ कि भाई जब विभाग एक है, काम एक है, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने इसमें प्रपोजल हम लोगों को दिया बातचीत करने के बाद कि एकरूपता होनी चाहिए। और हम लोगों के स्तर से ये निर्णय हुआ कि ये सही है कि एकरूपता के साथ, तो हम लोगों ने जो PMGSY जो भारत सरकार का मानक है जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है। पहले जो लोग थे इसके पहले, उन लोगों के नजर में ये बात आई, क्यों नहीं आई, ये सब विषय डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही हम लोगों के नजर में आया, हम लोगों ने इसमें सुधार करने का काम किया। तीसरी बात है कि हमारा विभाग ऑनलाइन हो चुका था, बाकी विभाग भी ऑनलाइन थे, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद बहुत से कुछ ऐसे थे जिनको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था, जैसे BG हो, एफिडेविट हो, ये सब हार्ड कॉपी में जमा करना पड़ता था। तो बहुत से टेंडर्स में देखा जाता था, बहुत हमारे यहाँ प्रतिवाद पड़ता था, ऑब्जेक्शंस पड़ते थे कि हमारा जो है ठीक था, मेरा निकाल लिया गया, ये किया गया। तो हम लोगों ने जो बाकी विभाग RCD से लेकर बाकी विभाग जो काम करते थे उसको हम लोगों ने फिर से इसमें अपने यहाँ लागू किया। जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए ACS साहब आए तो इन्होंने माना कि PMGS दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने के कारण कोचिंग करने वाले 3 छात्रों की मौत के बाद बिहार में भी सरकार अब सतर्क हो गई है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा मानकों का कोचिंग संस्थान पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जाँच करें। और फायर ब्रिगेड के जो पदाधिकारी उनको पत्र दे दिया गया है, जितने भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जांच किया जाए, जो यहाँ पर फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं कि नहीं, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये निर्देश हम लोग विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और प्रतिलिपि हम लोगों ने फायर ब्रिगेड के जो डिपार्टमेंट है उनको भी दिया है। उसी के तहत जितनी भी बहुत ही दुखद घटना थी, भगवान न करे इस तरह की घटना कहीं घटे, लेकिन इस तरह का निर्देश हमने भी दिया है। और अगर कहीं कमी पाई जाती है, खास करके जो फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं, निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री का ऐसा संदेश माने जो बिहार के सामने के कोचिंग संचालक है उसके लिए? जी हाँ, हम लोगों ने सभी को कहा है और फायर ब्रिगेड, नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से 2 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर सेमिनार का आयोजन होटल मौर्य में किया जाएगा। सेमिनार में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की कंपनियां हिस्सा लेने वाली हैं। नीदरलैंड और जापान की 2 कंपनी भी हिस्सा लेंगी। कुल 24 कंपनियां जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में महारत हासिल है। वर्कशॉप का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। पूरा पर्पस ये है कि हम बिहार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे बेहतर परिणाम लाएं, उसके दृष्टि से जो हम लोगों ने सभी नगर निगम के मेयर को भी बुलाया है, नगर परिषद के भी जो प्रतिनिधि हैं उनको भी निमंत्रण दिया है कि उनके भी प्रतिनिधि इसमें भाग लें। साथ ही साथ पूरा डिपार्टमेंट भी बैठकर इसको कल इस पूरे वर्कशॉप को देखेगा और फिर IT रुड़की और हमारी जो
PMU है KPMG जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम देख रही है, ये दोनों टीम बैठकर पूरे उस वर्कशॉप का आकलन करेगी और उसके बाद बिहार में हम हर एरिया में, जो कि हमारे यहाँ अलग अलग निकाय हैं जिसको हम लोग क्लस्टर के रूप में भी देख रहे हैं, तो उन क्लस्टर को अलग अलग निकाय में किस मॉडल से हम कहाँ जा सकते हैं, किस एरिया में कर सकते हैं, उसको फिर नगर निकाय के साथ बैठकर हम लोग फाइनल करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कल बिहार के लिए और बिहार की राजधानी पटना में ये वर्कशॉप होने जा रहा है। माननीय हमारे वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे और पूरा विभाग, मैं, हमारे प्रधान सचिव और विभाग के अन्य अधिकारी पूरे दिन भर इस वर्कशॉप में रहेंगे। उद्घाटन सत्र में माननीय अपने सभी पत्रकार बंधुओं से भी हम लोग आग्रह करेंगे वो भी रहें। पहला उद्घाटन सत्र कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है जिसमें देश के कई राज्यों के वरीय पदाधिकारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए और कुछ अन्य देशों के भी उसकी कंपनियां और देश के कई नामी गिरामी कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और बिहार के राज्य के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में ये बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा।